हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ऐप परीक्षा वीर पर। तो 11 बज चुके हैं और जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था, हम लोग 11 बजे इंग्लिश पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश जो है ना काफी मजेदार आपका सिलेबस है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलने नहीं आती है। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो इंग्लिश आपकी चौपटे होगी, हमको बिल्कुल अच्छे से पता है। हाँ, अगर कोई बच्चा सीबीएसई से पढ़ा है, आईसीएसई से पढ़ा है तो उसकी इंग्लिश ठीक होगी। ज्यादा ठीक नहीं होगी तो कम से कम उसको इंग्लिश समझ में तो आ रही होगी ना। बाकी कॉलेज, तो देखो मैं भी यार यूपी बोर्ड से ही हूँ। और जब मैंने बोर्ड मेरा था और जब हम लोगों ने भी डीएलएड दिया था तो उस टाइम पे मुझे हम लोगों को भी इंग्लिश समझने में दिक्कत आई थी। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना इंग्लिश वगैरह में कि गाइडेंस बहुत गलत मिलता है। गाइडेंस गलत इन द सेंस, मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं तो फालतू फालतू चीजें बहुत पढ़ाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब हमको अभी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमको इंग्लिश पढ़ना है। और सेकंड में लिटरेचर का भी पार्ट बहुत ज्यादा है, ग्रामर का भी पार्ट है। तो ज्यादा सिलेबस नहीं है, केवल 9-10 चैप्टर ही है और इन्हीं को ही हम लोगों को आगे से पढ़ना है। तो फालतू चीज तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखो हाँ, हम ये मानते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी बेसिक क्लियर है, उनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो डीप पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है उनको भी प्रोनाउन की डेफिनेशन पूछ लो तो वो 50 बार सोचेंगे और बाद में भी नहीं बता पाएंगे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है। तो वो नहीं बता पाएंगे। तो उनके आगे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। उनके आगे हमको बस सिर्फ इतना पढ़ाना है कि हाँ आप अच्छे से कर लो। नहीं 25 में 25 आ सकते हैं तो 18 से 20 नंबर हमारे आराम से इंग्लिश में आ जाएं। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना कि जिनको एग्जाम में आना ही आना है और वो सिंपल भी है। इंग्लिश एक तरीके का इसलिए भी आप लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगती है क्योंकि इसमें आपको जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे के सारे आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं। संस्कृत में आप क्यों बच गए थे? संस्कृत में इसलिए आप थोड़ा सा बच रहे थे क्योंकि अगर वहां पर संज्ञा की परिभाषा पूछा तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। उसने सर्वनाम की परिभाषा पूछा तो आप हिंदी में लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें थी जो हम आराम से लिख सकते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर आपको कोई भी डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो वहां पर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश में ही आप लिखेंगे। जैसे समझ लीजिए यहां पर जो मैंने एक जो सबसे पहला चैप्टर आपका है सैद्धांतिक पहलू, जिनको आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बोलते हो, तो ये जो आपका है ना इसको हम पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इंग्लिश की क्लास मेरी, देखो अगर ग्रामर के लिए कोई और टीचर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम ही पढ़ाएंगे। अगर कोई अलग टीचर ग्रामर का आता है तो वो जितना भी टाइम मन हो उतना वो पढ़ाएं। लेकिन मैं खुद इंग्लिश आधे घंटे से ज्यादा किसी भी दिन नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा आधे घंटे से ज्यादा क्योंकि इंग्लिश जितना आप पढ़ोगे या जितना मैं पढ़ाऊंगा उनको आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। इंग्लिश में बैक लोगों का इसीलिए आता है क्योंकि वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ पढ़ते नहीं है। जब एग्जाम का 2 दिन बचता है तब वो इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अगर आप लोग आज से ही इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप एक्टिव हो। और जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, 2 स्लाइड 3 स्लाइड 4 स्लाइड, उनको आपको घर में तैयार करना है। इसीलिए हम लोग 11 बजे का टाइम रखें क्योंकि बिल्कुल फ्रेश टाइम होता है, आपका मूड भी सही होता है, अच्छे तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और बाकी आप सभी लोगों को पता है कि आज से जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की जो पेड बैच है उसका प्राइस बढ़ गया है क्योंकि हमने 15 दिन का टाइम दिया था, 12 दिन का टाइम दिया था आप लोगों को कि उसमें जो लोग भी एडमिशन करवा लेंगे उनको 199 में मिलेगा। और आप लोगों ने अगर एडमिशन ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उस ऑफर का पूरा भरपूर फायदा आपने उठा लिया है। और आज से उसका बैच 249 रुपए हो चुका है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए अगर आपके कोई भी दोस्त है तो उनको आप 249 में आप बैच जरूर दिलवाइए और उनसे कहिए कि जल्दी से पढ़ लो। प्राइस वाइस कोई मैटर नहीं रखता है। 249 जो हम लोगों का बैच है वो भी आज के समय पर ना सबसे सस्ता है, पूरे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनसे भी सस्ता आज भी है, ऑफर खत्म होने के बाद भी। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अब आइए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। अच्छा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स यानी सैद्धांतिक पहलू। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे सभी लोग आपको क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। हमने हर एक चीज का हिंदी टर्म भी मैंने लिखा है। जैसे आपको इंग्लिश में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसका हिंदी भी मैंने लिख दिया है। आपको हर एक जो है हेडिंग के पीछे उसकी हिंदी भी आपको ट्रांसलेट मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो आप हिंदी वाले चीजों को देखकर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ऐसे ही प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगी और ऐसे ही नोट्स में भी रहेगा इंग्लिश हिंदी, उसकी इंग्लिश उसकी हिंदी। लिखना आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही है लेकिन मैं समझाने के लिए हिंदी भी रखूंगा और आप भी समझने के लिए हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई मेरे? तो मैंने बिल्कुल आपके काम को आसान करने की मैंने कोशिश की है कि ऐसा नहीं कि अब तुमको पता लगे कि वहां पर कोई कहे कि की का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब क्या, तुम बैठ के एक एक वर्ड का ट्रांसलेट कर रहे हो। नहीं, आपको हर एक चीज यहां पर मैंने झन्नाटेदार मैंने हिंदी भी उसकी लिख दी है। समझ रहे हो ना भाई मेरे? तो अगर आप परीक्षा वीर के छात्र हो तो भाई
आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें तो की ही जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को आप पढ़ते हो तो उसके लिए 3 की टर्म होते हैं, और वो 3 की टर्म क्या होता है, एक अप्रोच होता है, मेथड होता है और टेक्निक होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमको कितने की टर्म की जरूरत पड़ती है, तो वो 3 की टर्म्स होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? अप्रोच होता है, मेथड होता है और टेक्निक्स होता है। ये तीनों क्या होते हैं हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इनको देख लीजिए। देखो, इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 3 की टर्म्स आर यूज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के शिक्षण में, टीचिंग यानी शिक्षण में, तो इंग्लिश लैंग्वेज के शिक्षण में 3 की टर्म जो है यूज की जाती है। और वो 3 की टर्म क्या है? अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है नजरिया या दृष्टिकोण जिसको आप बोल सकते हो, मेथड यानी विधि या तरीका, और टेक्निक्स मतलब तकनीकी। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कितने इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग के लिए कितने की टर्म होते हैं, तो 3 होते हैं, अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स। ठीक है, आगे देखिए, एक क्लियर डिस्टिंक्शन वाज मेड बाई, यहां पे वाज मेड होना चाहिए था, वाज मेड बाई, मैं इसको अभी करेक्ट करवाता हूं पीडीएफ में। was made by Edwin Anthony among these 3 terms with specific reference टू लैंग्वेज लर्निंग। मतलब कि एक व्यक्ति कह सकते हैं, एक बहुत महान व्यक्ति कह सकते हैं, एडविन एंथोनी। एडविन एंथोनी ने इन तीनों में कुछ अंतर बताए हैं। क्या बताएं? कुछ अंतर बताए हैं कि भाई देखो, देखने में क्या लगता है कि इन तीनों का मतलब एक है, लोग कहेंगे अप्रोच भी सेम होता है, मेथड भी सेम होता है, टेक्निक भी सेम, नहीं। जो एडविन एंथोनी साहब थे, इन्होंने इन तीनों में एक अंतर बताया, प्रॉपर तरीके से अंतर बताया है। इन्होंने अंतर क्या बताया वो भी हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो अभी आपको लिखना है एक क्लियर डिस्टिंक्शन, मतलब कि एक स्पष्ट अंतर, डिस्टिंक्शन यानी कि अंतर हो जाएगा, क्लियर मतलब स्पष्ट। तो एक इन्होंने स्पष्ट अंतर बताया है कि इन्होंने, एडविन एंथोनी ने, इन 3 टर्म में। ठीक है, चलिए इनको आप अगर हिंदी में समझना चाहो तो समझ सकते हो। ये देखो लिखा भी हुआ है कि अंग्रेजी भाषा शिक्षण में 3 प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है। की टर्म मतलब 3 प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दृष्टिकोण, अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण, मेथड यानी तरीका, और टेक्निक्स यानी कि तकनीकी। भाषा सीखने के विशिष्ट संदर्भ में इन 3 शब्दों के बीच एडविन एंथोनी द्वारा स्पष्ट अंतर बताया गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अप्रोच, मेथड और टेक्निक के बीच में किन्होंने अंतर बताया है, तो उनका नाम है एडविन एंथोनी, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, महान लोग लिखकर चले गए, हम लोगों को फंसा दिए। ठीक है, अभी पढ़ा लें फिर पूछ लेना जो आपको पूछना होगा। देखो, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है अगर आपकी इंग्लिश, तो भाई जाहिर सी बात है आपको चीजें समझ में थोड़ी कम आएंगी। जैसे भाई आपको हिंदी में तो समझ में आ गया कि सर जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अंग्रेजी भाषा शिक्षण में 3 प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आपके दृष्टिकोण, तरीका और तकनीक। लेकिन अब हमको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तो उस कंडीशन में हमको इंग्लिश में लिखना है। तो आपको सीधा करना है, ये देखो इंग्लिश। अब देखो यार, ये 3 लाइन है, तुम चाहे इसको समझ लो, चाहे पढ़ लो, चाहे याद कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसा भी आपको करना हो। तो सीधा लिखिएगा कि इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 3 की टर्म्स आर यूज्ड, अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स। खत्म, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि इन तीनों के बीच में अंतर किसने बताया है, तो वहां पर आप एडविन एंथोनी, इनका नाम आप लिख सकते हो। क्लियर है? पहले एक बात बताइए, पहली चीज आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार जल्दी बता दो, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? देखो, अगर इंग्लिश आपकी बहुत कमजोर है और यहां से समझ में तुमको नहीं आ रहा, तो तुमको इस दुनिया में कोई तुमको अंग्रेजी सिखा नहीं सकता। ये बिल्कुल 100% आप चीज को समझ के चलिए। और अगर ना विश्वास हो तो तुम किसी के भी चैनल पे जाके इंग्लिश अगर तुम पढ़ोगे या कभी भी देखोगे भी, तो तुम तुरंत लौट के वापस आ जाओगे, अरे सर जी बाहर तो बहुत माथा पच्ची है, यहाँ तो सबसे ठीक है, कम से कम यहाँ चीजें समझ में तो आ रही हैं। तो ये चीजें, क्योंकि इंग्लिश मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोगों को पढ़ते देखा है, पढ़ाते देखा है, टोटल किताबी भाषा को छपाया जाता है और बच्चे उनको 1% भी नहीं समझ सकते हैं। बाकी आप परेशान ना हो, आपको इंग्लिश इतनी बढ़िया करवाई जाएगी, मैं वादा करता हूं कि आपके 18 से 20 नंबर आएंगे, भले ही आपके कमजोर हैं। और जिन बच्चों के तेज हैं वो तो भाई 24-25 नंबर ला ही सकता है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जो आपके नंबर को बूस्ट करेंगे। जैसे आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स का नाम आपके इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, गिनती इंग्लिश में पूछ ली जाती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो नंबर देके जाता है। जैसे एक लेटर आपके एग्जाम में आता है, 2 नंबर का लेटर आएगा, वो भी हम लिखवाएंगे, याद कर लेना, 2 नंबर का लेटर भी लिख देना वहां पे, उसका भी नंबर आपको मिलेगा।
तो ये सब चीजें ना है वो आपको करवाना पड़ेगा। बाकी भाई अब ये सब परिभाषाएं हैं, इनको मैंने समझा दिया, बाकी याद करना समझना यार आपकी जिम्मेदारी है। अब हम यार याद थोड़ी कर सकते हैं कि तुमको एक पेन ड्राइव दे दे, दिमाग में लगाएं कि जाके भैया तुरंत डाउनलोड कर लो दिमाग में, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। तो 4 लाइन है, आप इनको पढ़ लेना, और नहीं याद होगा तो लिख लिख के याद करना। और एक चीज मैं आज आपको वादा भी कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इंग्लिश में, तो मैं बिल्कुल ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है मुझको। मुझको वही कराना है कि जो आप पढ़ सको और जो एग्जाम में आए, जो बार बार आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब इन तीनों में अंतर देखते हैं कि अप्रोच क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है। इन तीनों में अंतर हमको देखना है कि अप्रोच क्या होता है। देखो, अप्रोच यानी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी कि नजरिया। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, सपोज करिए कि मैं एक टीचर हूं, हमारी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, विभिन्न प्रकार के बच्चे रहेंगे, कोई ज्यादा तेज रहेगा, कोई धीमा रहेगा, कोई क्या कह सकते हैं मीडियम रहेगा। हम गए वहां पे तो हम बच्चों को देखा, और बच्चों को देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया यार कि ये बच्चे तो यार बहुत कमजोर लग रहे हैं, इनको हम किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से हम पढ़ाएं कि इन बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। मतलब अप्रोच यानी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि दृष्टिकोण ही मेथड को जन्म देती है, दृष्टिकोण ही मेथड को जन्म देती है। जैसे मान लो सपोज करिए मैं गाड़ी लेकर कहीं जा रहा हूं, और गाड़ी लेकर गया और मेरी गाड़ी जो है पंचर हो गई, या गाड़ी मेरी खराब हो गई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्या हम गाड़ी खराब ही तुरंत बता देंगे कि इसके लिए मुझको पाना की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे रिंच की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी? कुछ पहले तो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो ना। पहले आप वहां पे जाओगे, आप पहले उस गाड़ी की कंडीशंस को देखोगे कि इस गाड़ी की कंडीशन क्या है, क्या ये गाड़ी हमारी सही है, या इस गाड़ी में क्या खराब है। अब पता लगा गाड़ी आपकी अचानक से रुक गई, तुम पाना निकाल रहे हो, अरे हो सकता है कि उसका टायर फट गया हो सकता है उसमें कुछ और प्रॉब्लम हो। तो पहले आप जाकर देखोगे, और जब आप जाकर देखोगे तो उसी को दृष्टिकोण बोलते हैं। पहले आप गए, उसको देखे, जो प्रॉब्लम आपको दिखी, आप उस प्रॉब्लम के अनुसार आप क्या किए? तरीका निकाले, मेथड निकाले। तो मतलब नजरिया जो होता है ना, वही आपके तरीके को जन्म देता है। ये चीज आपको याद रखना है। देखो ध्यान से, एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब अप्रोच मतलब कि दृष्टिकोण, ए वे मतलब रास्ता, ये कह सकते हो। अ वे मतलब रास्ता, मतलब कि जो आपका दृष्टिकोण होता है या जो आपका नजरिया होता है वो क्या है? लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब जो आपका नजरिया होता है वो आपके शिक्षण और सीखने को देखने की एक प्रक्रिया होती है, या एक रास्ता होता है, ऐसा आप कह सकते हो कि एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि जो आपका अप्रोच होता है वो किसी भी चीज को, यानी आपके शिक्षण को देखना, आपके सीखने को देखने का एक रास्ता होता है। एन अप्रोच इज गिव्स राइज टू मेथड। मैंने आपको क्या बताया है कि जो अप्रोच होता है वो आपको क्या करता है? मेथड को जन्म देता है। राइज मतलब जन्म कह सकते हो, या उसका उदय कह सकते हो। एन अप्रोच इज गिव्स राइज टू मेथड्स, मतलब कि आपके तरीकों को जन्म देता है। द वे ऑफ टीचिंग समथिंग्स which use classroom activities or techniques to help learners to learn। मतलब इसका मतलब हो जाएगा द वे मतलब रास्ता, मतलब कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हम क्लासरूम में जो कुछ भी करते हैं, which मतलब कि जो कुछ भी, यूज मतलब प्रयोग करते हैं, मतलब कि हम किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए हम जिस भी मेथड का प्रयोग करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? दृष्टिकोण की मदद से करते हैं। चलो कोई बात नहीं, कम समझ में आया, कोई बात नहीं, आ जाओ हिंदी भी इसके देख लेते हैं। देखो, दृष्टिकोण शिक्षण और सीखने को देखने का एक तरीका है। एक दृष्टिकोण तरीकों को जन्म देता है, यानी मेथड को जन्म देता है। कुछ सिखाने का तरीका जो शिक्षार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों या तकनीकों का उपयोग करता है। एक्टिविटीज एक शब्द यहां पर यूज हुआ था, एक्टिविटीज। ये देखो, एक्टिविटीज आर टेक्निक्स। एक्टिविटीज मतलब गतिविधि, और टेक्निक्स मतलब होता है तकनीकी। ये बात समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अप्रोच, या आप अप्रोच से क्या समझते हैं, तो उस कंडीशन में लिखना है कि एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। एन अप्रोच इज गिव्स राइज टू मेथड्स, मतलब जो अप्रोच होता है वो मेथड को जन्म देता है। द वे ऑफ टीचिंग समथिंग्स, मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए रास्ता प्रदान करता है, जो हम क्लासरूम में, व्हिच यूज क्लासरूम में, यानी कि जो हम प्रयोग करते हैं, क्या? एक्टिविटीज यानी गतिविधि, टेक्निक्स यानी तकनीकी, टू हेल्प लर्नर्स टू लर्न, मतलब कि हम बच्चों को सीखने के लिए जिन भी टेक्निक्स का या जिन भी हम एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं वो हम किसके माध्यम से करते हैं? मेथड से करते हैं।
तो दृष्टिकोण के द्वारा ही ये पता लगता है कि हमको किस मेथड का प्रयोग करना है, जिससे बच्चों को क्लासरूम में एक्टिविटी या टेक्निक के माध्यम से उनको जल्दी सिखाया जा सके। तो एक बार हमको बताइए कि क्या चीजें आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? जी, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? देखो यार, मैं समझा सकता हूं। अब अगर देखो एक चीज जान दो, पहले हिंदी में अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके तुम ट्रांसलेट भी कर दोगे ना, तो नंबर मिलेगा तुम्हारा। वहां बैठ के एग्जाम में तुम्हारा ग्रामर नहीं चेक करेगा, ठीक है? आप वहां पे आराम से, अगर आपको समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब भाई तुमको इंग्लिश में लिखता हो, तुमको इंग्लिश का कुछ है नहीं पता, तो हम नहीं करवा सकते। बाकी मैं तुमको समझा अच्छे से सकता हूं कि दृष्टिकोण क्या होता है, मेथड क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती है, ये मैं चीजें आपको मैं समझा सकता हूं। बाकी लिखना आपको इंग्लिश में है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप चीजों को एक एक करके अच्छे से समझते हुए आप उनको लिखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। आपको सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी सब्जेक्ट में करनी है तो इंग्लिश और मैथ में ही करनी है, ये चीज आप मान के चलिए। क्योंकि इंग्लिश समझ लीजिए यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ना भूत है, भूत। उसको देखकर बच्चे भगते हैं। ठीक है, बाकी तुम पढ़ लेना, समझ लेना, जो भी करना होगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदी भी ले आया हूं कि अगर आपको किसी भी टर्म में दिक्कत होगी तो इधर हिंदी वाले से आप देख लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो ये चीज हमने अच्छा किया ना, हिंदी में लाकर की गलत कर दिया? बता देना एक बार, अगर आप लोगों को हिंदी नहीं चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं हिंदी नहीं लाऊंगा नेक्स्ट डे से। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर हिंदी बहुत मस्त है यार, हम लोगों के लिए तो सही हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बगल में हमको चीजें मिल जाएंगी, तो सही है। जी, ठीक है। अरे यार, दुनिया से तो अलग करना ही करना है ना भाई। अगर सभी लोग वैसे पढ़ा रहे हैं, हम भी वैसे पढ़ाएंगे, तो सीओम सर में और बाकी लोगों में अंतर क्या रहेगा भाई? हमको तो दुनिया से अलग करना ही करना है ना। चलिए, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं मेथड। हमारा दृष्टिकोण खत्म हो गया, अब हम आते हैं मेथड यानी तरीका। तरीका यानी विधि। जैसे आप सबसे पहले जब क्लासरूम में गए ना, तो वहां पे सबसे पहले आपने बच्चों को देखा। देखा मतलब अप्रोच किया बच्चों को, दृष्टिकोण किया, नजरिया आपने ले गए। अब जब बच्चों को आपने देखा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि भैया जो अप्रोच होता है वो मेथड को जन्म देता है। अब जब आपको सारी समस्याएं पता लग गई, तब आपने तरीका लगाना शुरू किया कि हम बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं। अब तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। देखो यहां पर हिंदी भी लिखी हुई है, ए मैथड इज अ ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। देखो भैया, मेथड मतलब तरीका, ओवरऑल मतलब संपूर्ण, प्लान माने योजना। ओवरऑल प्लान का मतलब संपूर्ण योजना है। फॉर द ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब होता है क्रम, मतलब क्रम से, ऐसा कह सकते हो, क्रम से। ऑर्डरली का मतलब होता है क्रम से। और प्रेजेंटेशन मतलब किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, लैंग्वेज मटेरियल का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज माने भाषा, और मटेरियल मतलब सीधा सीधा सामग्री, ठीक है? नो पार्ट ऑफ विच कॉन्ट्राडिक्स, कॉन्ट्राडिक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब कि उनके बीच कोई भी विरोधाभास चीजें नहीं होती है। एंड ऑल ऑफ विच इज बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड अप्रोच, मतलब जो भी चीज इसमें बेस होता है वो सेलेक्टेड अप्रोच पे होता है। तो ये तो आपका यहां पर मतलब हो गया। अब इनको समझते हैं। अ मेथड इज अ ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशंस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, मतलब कि एक विधि, ए मेथड का मतलब एक विधि। देखो यहां पर लिखा हुआ है, भाषा सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुति के लिए एक समग्र योजना है। समग्र मतलब संपूर्ण, यहां पर बताया गया था ना कि ये ओवरऑल, ओवरऑल मतलब समग्र होता है या संपूर्ण भी कह सकते हो। और प्लान का मतलब होता है योजना, याद रखिएगा, प्लान का मतलब हो जाएगा योजना। तो एक विधि, मेथड माने विधि, एक विधि क्या है? भाषा सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुति के लिए एक समग्र योजना है। मतलब अगर आप कोई भी भाषा सामग्री ले गए हो, तो उसको आप प्रेजेंट करोगे, वो भी एक व्यवस्थित क्रम में, तो वही हमारी क्या होती है? मेथड होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि ए मेथड इज अ ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, नो पार्ट ऑफ विच कॉन्ट्राडिक्स, मतलब इसका कोई भी पार्ट एक दूसरे का विरोधाभास नहीं है। कॉन्ट्राडिक्स मतलब होता है विरोधाभास, यहां पे नीचे भी लिखा है कि जिसका कोई भी भाग विरोधाभास नहीं है। ठीक है, आगे है, एंड ऑल ऑफ व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड अप्रोच, यानी कि और जो सभी, सेलेक्टेड का मतलब होता है
चयनित, और अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। मैंने अभी भी आपको बताया था कि एंड ऑल ऑफ व्हिच इज बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड अप्रोच, यानी कि और जो सभी चयनित दृष्टिकोण पर क्या है, आधारित है। अरे भाई मेरे, तुम 3 लाइन यार नहीं याद कर पाओगे, इतना बता दो पहले, तुम 3 लाइन नहीं याद कर पाओगे। कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और मैं आपको इतना जरूर, मैं आपको एक तरीके का आश्वासन दे दे रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल भी फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, 1% भी फालतू नहीं पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा कहेगा सर फलाने लोग ये पढ़ाए थे आप नहीं पढ़ाए हो, तो हम सीधा कह देंगे जाके वहां से पढ़ लो, क्योंकि मैं इंग्लिश में यूपी बोर्ड वाले बच्चों के साथ तुम्हें नाइंसाफी होने ही नहीं दूंगा। भाई हम कह रहे हैं कि अगर मैं 50 शब्द लिखवाऊं तो वो 50 शब्द में से 30 शब्द एग्जाम में आए, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ये नहीं पढ़ाऊंगा कि तुमको इतना मोटी कॉपी बनवा दूं नोट्स अपनी इंग्लिश की और पता लगे तुम पढ़ ही ना पाओ, तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना भाई मेरे। चलिए, तो ये चीज आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं टेक्निक्स। अच्छा, टेक्निक्स क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा टेक्निक लगाया काम तुरंत हो गया। टेक्निक का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका हम लगाएं कि कोई भी काम तुरंत हो जाए, मतलब क्विक रिजल्ट, इमीडिएटली रिजल्ट, उसको टेक्निक बोलते हैं जी। समझ में आ गया भाई मेरे? टेक्निक का मतलब होता है कि इमीडिएट रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट के लिए टेक्निक। आपने सुना होगा, गांव में भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी टेक्निक लगाएं कि काम तुरंत हो गया, मतलब इमीडिएटली रिजल्ट। अब आइए देखते हैं, देखो देखो यहां पे अच्छे से, तकनीकी क्या होती है कि टेक्निक्स आर द एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कंसेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है immediate result. A technique is that which happens within the classroom and is consistent within the method. ये यहां पर बताया गया था। तो टेक्निक्स आर द एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कंसेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। सबसे पहले तो कुछ चीजें बता दो भाई। टेक्निक का मतलब तकनीक होता है, एक्टिविटीज का मतलब गतिविधि होती है। एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? गतिविधि होती है, गतिविधि या क्रियाएं जो भी है। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण, ये भी आप लिख लो। कंसेप्ट का मतलब जो आप कंसेप्ट या जो आप तरीका या जो आप मेथड बताते हो। ऑब्टेन मतलब होता है पाना, ऑब्टेन मतलब होता है पाना। इमीडिएट का मतलब तुरंत, और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। मतलब सीधा सीधा मैं आपको बता दूं क्या होता है कि टेक्निक्स आर द एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कंसेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। मतलब कि जो तकनीकी होती है वो एक ऐसी विधि का प्रयोग करता है, टेक्निक एक्टिविटी यूज मतलब ऐसी गतिविधि का प्रयोग करता है टीचिंग अ कंसेप्ट, मतलब कि शिक्षण के तरीके में, ऐसा कह सकते हैं। कंसेप्ट मतलब शिक्षण का तरीका कर सकते हैं कि मतलब जो टेक्निक्स होता है वो ऐसी गतिविधि का प्रयोग करता है कि बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते वक्त तुरंत रिजल्ट मिले, तुरंत रिजल्ट। ये आपको याद रखना है। ए टेक्निक इज दैट व्हिच हैपेंस विद इन द क्लासरूम। हैपेंस का मतलब होता है होना, हैपेंस का मतलब होता है होना, और विद इन का मतलब होता है अंदर, विद इन का मतलब होता है अंदर, और क्लासरूम माने कक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब कि टेक्निक एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्लासरूम के अंदर होती है। अब इनको आप ध्यान से यहां पर हिंदी वाले टर्म में समझिए इन चीज को। तकनीकी वे गतिविधियां, एक्टिविटीज वर्ड यूज हुई थी ना, एक्टिविटीज का मतलब गतिविधियां होती है। तकनीकी वे गतिविधियां होती हैं जिनका उपयोग किसी अवधारणा को, अवधारणा मतलब एक कंसेप्ट वर्ड यूज हुआ था ना, उसी को अवधारणा बोल सकते हैं। कंसेप्ट जो होता ना, अवधारणा को तत्काल परिणाम प्राप्त करने के लिए सिखाने में किया जाता है। तकनीकी वह है जो कक्षा के भीतर गठित होती है और विधि के अनुरूप होती है, और विधि के अनुरूप होती है। देखो यार, हमने अपने तरफ से यार बहुत मेहनत किया है, हर एक चीजों को मैंने, देखो बुक्स वगैरह में आप जाओगे, देखोगे गाइड में, देखोगे सीरीज में, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी है भाई मेरे, नहीं याद होंगी वो। यूपी बोर्ड वालों को तो बिल्कुल नहीं याद होगी। हम यूपी बोर्ड वालों की इंग्लिश इतनी तेज होती थी ना कि हम लोगों को पता होता था कि हाई स्कूल में 4 लाइन की पोयम आएगी, हम लोग उस पोयम तक को नहीं याद कर पाते थे। तो हम लोगों की हालत बहुत दयनीय होती थी यूपी बोर्ड वालों की। लेकिन फिर ठीक है, बाद में जब हम लोग एसएससी वगैरह प्रिपरेशन करने गए तो इंग्लिश हम लोग की बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के बच्चे जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, हम लोग ऐसे मतलब बताया नहीं ना, मतलब हम लोग आज तक गाय के निबंध के आगे ही नहीं बढ़ पाए। और अगर किसी ने कह दिया कि गाय के निबंध को हेडिंग डाल के लिखो, तो हम जिंदगी में नहीं लिख पाए। हम इंग्लिश वाले गाय के निबंध को भाई इतने जानते थे कि द काऊ हैव 2 ईयर। आज तक हम लोग इतने इतने हैं, और वो मेरे अगल बगल ये टीपते थे कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा कि हैड लगेगा।
मतलब इससे ज्यादा हम लोग नहीं बढ़ पाए आज तक। हाँ मतलब मैं बेइज्जती नहीं कर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरे की नहीं बता रहा हूँ भाई। यूपी बोर्ड वाले सब ना कहना कि सर हम बहुत तेज हैं और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मानहानि का मुकदमा कर देंगे आपके ऊपर, ऐसी वैसी चीजें नहीं, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमारी हालत ऐसी थी। ठीक है, मतलब कि 4 लाइन का मतलब यार क्या बोलते हैं, 4 लाइन की पोयम लिखने के लिए ना हम लोग पर्चियों बना लेते थे कि चलो पर्ची में लिख के ले जाए, कहीं ऐसा ना कि भूल जाए वहां पे। तो ये तो हालत थी हम लोग की। चलिए आइए करते हैं, तो टेक्निक समझ में आ गया आप लोगों को कि तकनीकी वे गतिविधियां जिनका उपयोग किसी अवधारणा को तत्काल परिणाम प्राप्त करने के लिए सिखाने में किया जाता है। तकनीकी वह है जो कक्षा के भीतर घटित होती है और विधि के अनुरूप होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज पर। अब ये चीज हमको पढ़ना है और अगर इतनी चीज आपने पढ़ लिया ना तो समझ लीजिए कि आधी इंग्लिश आपकी खत्म होगी। जो आपके लिटरेचर पार्ट है, जो आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें सिर्फ हमको इतना पढ़ना है। एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड। चलिए करें यहां पे। अच्छा, अब आपके एग्जाम में आएगा टाइप्स ऑफ मेथड, मतलब कि कितने प्रकार के मेथड होते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे मेथड हैं जिसमें हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, आज केवल मैं बता रहा हूं। इसमें एक एक दिन लगेगा एक एक मेथड में, क्या होता है मेथड, उसकी विशेषता क्या है, उसका दोष क्या है, ये सब हमको पढ़ना होगा। तो फिलहाल अगर आपसे कहें कि भैया टाइप्स ऑफ मेथड्स बताइए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी भाषा के शिक्षण में कितनी विधियां होती हैं, हम लोगों ने व्याख्यान विधि पढ़ा, हम लोगों ने प्रश्नोत्तर विधि पढ़ा, ये सब हम लोग एग्जाम में लिखते थे ना। तो इंग्लिश में हमको क्या लिखना है कि टाइप्स ऑफ मेथड्स में नंबर 1 ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और लैंग्वेज गेम्स। तो ये 7 विधि के बारे में हम लोगों को एक एक तरीके से पढ़ना है। अच्छा, इसमें पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा आपको मैं बताऊं क्या होता है। देखो एक चीज तो मैं बता दूं कि जितने भी लोग अभी तक आपके दोस्त लोग परीक्षावीर ऐप को ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको आप बता दीजिए कि परीक्षावीर ऐप को वो ज्वाइन कर लें। 249 रुपीज में उनको बैच मिल जाएगा। हालांकि ये डेमो क्लास अभी मैं भिजवा भी दूंगा, यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, तो बच्चे यूट्यूब पर भी देख लेंगे इसको, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सर कैसी इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो मैं ऐसे इंग्लिश पढ़ा पाता हूं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी इसकी मैं एक डेमो क्लास अभी मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, तो जो बच्चे नहीं है तो वो भी देख लेंगे कि हाँ हमारे यहाँ ऐसी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो उनको मैं बता दूंगा। बाकी आप लोगों को टाइप्स ऑफ मेथड्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेथड्स हमको पढ़ने हैं, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो लिंगुअल, लैंग्वेज गेम्स, इन सब मेथड के बारे में हमको पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है। चाहे 4 दिन लगे इनको पढ़ने में, चाहे 5 दिन लगे, चाहे जितना दिन लगेगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर लो। और ये जो 7 है ना, इसमें से कम 2 आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कि 4 नंबर। यहां से आपको 4 नंबर एग्जाम में डिक्टो छपा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो ना इन चीजों को। तो ये आपके मेथड हो गए। अब अगर आपसे कहा जाए टाइप्स ऑफ अप्रोच क्या है, तो हमको ये 3 अप्रोच पढ़ने हैं, यानी कि इन तीनों से भी कम से कम एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, यानी कि 2 नंबर। तो 2 नंबर हमको यहां से भी मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ अप्रोच में हमको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ना है, सिचुएशनल अप्रोच पढ़ना है और ओरल अप्रोच पढ़ना है। ये 3 प्रकार के अप्रोच हम लोगों को पढ़ना है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आप हमको ये बता दीजिए, क्या आपको आज वाली क्लास कुछ समझ में आया, कुछ हद तक आपको इंग्लिश का डर खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। बाकी आप परेशान ना होइए, हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे ना कि 15-20 नंबर तो आपके फ्री में मिल जाएंगे, ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे इंग्लिश में है ना जिनको आना ही आना है
और वो बहुत इजी होते हैं और हमको वही करना भी है। समझ रहे हो ना भाई मेरे? तो आज की क्लास समझ में आ गई। बाकी इसकी पीडीएफ अभी आपको ऐप पर मिल जाएगी, आप इसको ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी 3 बजे हम लोग अभी आते हैं अपने ऐप वाली क्लास पर। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है परीक्षावीर ऐप को, नहीं बाई किया है, तो आप गलती ना करें, ये परीक्षावीर ऐप आप जरूर ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां भी डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मात्र 249 रुपीज में आपको सातों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उनकी लाइव क्लास मिलेगी, उनकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, उनकी पीडीएफ मिलेगी और उनकी नोट्स भी मिलेगी। थैंक यू सो मच आप लोग जुड़े। और बाकी अगर आप जिसको भी बैच लेना, आपके दोस्तों को लेना है, जैसे आप लोग ले चुके हो, अगर आपके दोस्तों को लेना है, किसी को भी करना है और उनको बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट करने को बोल सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना बैच ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।